बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर आस्क ऑस्पी सीरीज ऑफ ब्लॉक वन में हम प्रीवियस लेक्चर्स में फिजियोलॉजी और एनाटॉमी के स्टेशंस कर चुके हैं। नेक्स्ट हम अपना स्टेशन 8 और 9th देखेंगे जो कि है बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास लैब हैजर्ड्स के इस तरह से ना साइन वहां पे आ सकते हैं आपको, और आपने क्या करना होगा, आपने बताना होगा, साइन बना होगा और आपने बताना है किस चीज का साइन है। तो बहुत बेसिक से हैं। देखिए, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेट बना हुआ है, शार्प ऑब्जेक्ट में शार्प ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है। हॉट सरफेस में आपको जो है वो इस तरह से एक स्मोक निकलते हुए नजर आ रही है। देन कोल्ड भी इजी है। देन आप देख सकते हैं नीचे corrosive सब्सटेंस, इलेक्ट्रिक हैजर्ड, टॉक्सिक मटेरियल, फ्लेमेबल मटेरियल। उसके बाद नेक्स्ट जो लास्ट लाइन में वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो थोड़े डिफरेंट है, बाकी तो बेसिक से है ना, ये थोड़े डिफरेंट है। तो ये रिपीट हो चुके हैं पास्ट पेपर्स में। इसमें कौन कौन सा है? बायो हैजर्ड है, लेजर हैजर्ड है, रेडिएशन हैजर्ड है और एक्सप्लोसिव मटेरियल्स है। तो ये आपने अच्छे से देख लेना है, राइट। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। तो हमारे पास है हमारे, आपको क्वेश्चन कैसे आ सकता है लैब हैजर्ड्स में। आपको एक तो मैंने बता दिया कि आपके पास साइन बना होगा, ठीक है, वार्निंग साइन, और आपने बता देना ये किस चीज का है। दूसरा, आपसे वो पूछ सकते हैं कि ये बताओ कि अच्छा ये केमिकल हैजर्ड्स के ना आप हमें एग्जांपल दे दो और प्रिकॉशंस बता दो। इस तरह बायोलॉजिकल हैजर्ड आ सकते हैं, फिजिकल हैजर्ड्स आ सकते हैं, या रेडिएशन हैजर्ड्स आ सकते हैं। तो एक एक करके इनको देख लेते हैं। केमिकल हैजर्ड्स में हमारे पास इसकी एग्जांपल सबसे पहले तो क्या है? एसिड बेस केमिकल्स है ना। उसके अलावा टॉक्सिक केमिकल्स या सॉल्वेंट, ये सारे केमिकल हैजर्ड्स में आ जाएंगे। अच्छा, इनसे बचना कैसे है? ग्लव्स पहनने हैं, गॉगल्स पहनने हैं, लैब कोट पहनना है। ये तो जगह जगह यूज होगा ना, तकरीबन हर किसी पे वैसे ही चल जाता है। ठीक है, तो ग्लव्स पहनने हैं, गॉगल्स पहननी है और लैब कोट पहनना है। दूसरी चीज, केमिकल्स को प्रॉपरली हैंडल करना है। अब ना जितने भी हम हैजर्ड्स पढ़ेंगे ना, सबके अंदर भी ये डाल सकते हो। देखो, बायोलॉजिकल हैजर्ड में भी डाल सकते हो कि ग्लव्स पहनो, गॉगल्स पहनो, लैब कोट पहनो, और इसके अंदर आप ऐड कर सकते हो कि जो आपके बायोलॉजिकल सैंपल्स हो ना, उनको केयर के साथ प्रॉपरली केयर करो, आप हैंडल करो प्रॉपरली, ठीक है। उसके अलावा फिजिकल हैजर्ड में भी आप इस तरह लिख सकते हो कि हमें जो है वो प्रॉपर इक्विपमेंट पहना होना चाहिए, और इक्विपमेंट को हमने केयरफुली हैंडल करना है। रेडिएशन में भी कह सकते हैं केयरफुली हैंडल करना है, शील्ड्स और प्रोटेक्टिव बैरियर्स यूज करने हैं। तो बड़े बेसिक बेसिक से दो दो तीन तीन याद कर लो, काफी होते हैं, बजाय इसके कुछ भी ना आ रहा हो। ठीक है, तो मैंने ये प्रिकॉशंस लिख दिए, इनको एक बार रीड दे देना। एग्जांपल्स हमने केमिकल हैजर्ड्स की देख ली। बायोलॉजिकल हैजर्ड्स में बैक्टीरिया है, वायरस है, ब्लड और टिश्यू सैंपल है। फिजिकल में क्या क्या है? फिजिकल के अंदर कोई भी फिजिकल इक्विपमेंट हो सकता है, कोई शार्प टूल हो सकता है, सिरिंज हो सकती है, हॉट प्लेट हो सकती है, और रेडिएशन के लिए एक्सरेज या जो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स होते हैं। ठीक है, दो तरह के सवाल डिस्कस करिए। अच्छा, तीसरी तरह का सवाल भी आ सकता है। वो क्या आ सकता है? वो आ सकता है कि बताओ आपको एसिड बर्न हो गया है, या अल्कली बर्न हो गया है, या पॉइजनिंग हो गई है, क्या करोगे? कैसे अब उसका आपने फर्स्ट एड के तौर पे कैसे उसका ट्रीटमेंट शुरू करना है, या क्या करना है अर्जेंट बेसिस पे? तो अगर तो एसिड बर्न्स होते हैं तो सबसे पहले तो प्लेंटी ऑफ वाटर से उसको साफ कर लेना है एरिया को। अच्छा, अल्कली बर्न्स होंगे तो भी प्लेंटी ऑफ वाटर से साफ कर लेना है। ठीक है, तो ये तो दोनों में कॉमन है। उसके बाद अगर एसिड बर्न्स हैं तो हम जो अल्कली सॉल्यूशन होगा वो लगाएंगे, और अल्कली सॉल्यूशन कौन सा? सोडियम बाइकार्बोनेट। और अगर अल्कली बर्न्स है तो उसका ऑपोजिट क्या होता है? एसिड, तो हम एसिड सॉल्यूशन लगाएंगे, जैसे एसिटिक एसिड या विनेगर, जो वीक एसिड्स हैं। अच्छा, अगर आय में चला जाए तो क्या करेंगे? तो भी पहले तो वाटर से रिंस करेंगे दोनों कंडीशंस में, और फिर अगर एसिड है तो सोडियम बाइकार्बोनेट के ड्रॉप्स, और अगर अल्कली है तो बोरिक एसिड सॉल्यूशन। ठीक हो गया। अच्छा, अगर पॉइजनिंग हो जाती है तो क्या करना है? फौरन पेशेंट को फ्रेश एयर में लेके जाना है और ध्यान रखना है उसके एयरवेज का। ठीक है, उसके अलावा फौरन मेडिकल हेल्प सीख करनी है। थर्ड हमारे पास जो है वो हम नेक्स्ट स्लाइड पे देख लेते हैं, माइनर बर्न्स और सेवर बर्न्स। अब माइनर बर्न्स के अंदर तो क्या करना है? रनिंग वाटर के अंडर रख देना है, ठीक है, और फिर बर्न ऑइंटमेंट लगा देनी है। ये दो काम करने हैं सिंपल बेसिक से। अगर बर्न्स जो हैं वो माइनर नहीं है तो क्या करेंगे? हमने पहली बात तो ऑइंटमेंट नहीं लगानी खुद से। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि उसकी वजह से स्किन जो है वो जल के उतर गई होती है। ठीक है, जिस जो सेवर बर्न्स होते हैं उसमें मेल्ट हो गई होती है, यूं समझ लो। उस आपने करना क्या है? उसको क्लीन ब्लैंकेट में रैप करना है और फौरन मेडिकल केयर सीख करनी है।
अच्छा, उसके अलावा क्या रहेगा, अगर शार्प कोई नीडल स्टिक इंजरी हो जाती है तो सोप और वाटर से वॉश करना है, प्रेशर अप्लाई करना है ताकि ब्लीडिंग कंट्रोल रहे, और फिर उसको किसी स्टेराइल ड्रेसिंग से कवर कर लेना है। तो ये चीजें थी हमारे पास, जो अब तीन तरह से हमें क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये जो हमारे पास हैजर्ड्स हैं। पहला साइंस, दूसरा हमें कोई टाइप पूछी जा सकती है उसकी एग्जांपल्स और प्रिकॉशंस, और तीसरा ये फर्स्ट एड मेथड्स। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास चीज आ सकती है प्रैक्टिकल में, वो है रिलेटेड टू इक्विपमेंट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपके प्रैक्टिकल्स के जो दो स्टेशन है बायोकेम के, उनमें से एक में से मस्ट इक्विपमेंट से रिलेटेड ही आना है। क्या आ सकता है, सबसे पहला तो आ सकता है कि इक्विपमेंट पड़ा होगा और वो कहेंगे परफॉर्म करके दिखाओ। दूसरा, इक्विपमेंट पड़ा होगा, वो कहेंगे इसके पार्ट्स बता दो। और तीसरा, वो उसका प्रिंसिपल या एडवांटेजेस पूछ सकते हैं। तो हम इस चीज को कंप्लीटली कवर करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा वो कुछ भी नहीं, जो चीजें मैं आपको इस वीडियो में करा रहा हूँ ना, उसके अलावा आपको बायोकेम के प्रैक्टिकल में कहीं से कोई और चीज नहीं आएगी इंशाल्लाह ताला, इसी में से आपका सारा कवर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने इक्विपमेंट को देखना। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है सेंट्रीफ्यूज मशीन। अब जब आपके पास सेंट्रीफ्यूज मशीन आए ना, तो इसे ऊपर से पढ़ लिया करो, क्या लिखा हुआ है, पुश टू ओपन, ठीक है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, पुश टू स्टार्ट स्टॉप, तो सब ऊपर लिखा होता है। हम पुश करेंगे, ये ओपन हो गया। अब आपने इसको ओपन करने के बाद जो आपको चीज नजर आ रही है वो क्या है, वो है ट्यूब होल्डर्स, ठीक है। इस तरह से आपको एक सैंपल मिल जाएगा, और इस तरह से एक और चीज पड़ी होगी, या तो उसमें सैंपल होगा या वाटर होगा। आपने सैंपल को सबसे पहले रखना है एक होल्डर के अंदर, और आपने जो दूसरा होगा उसको रख देना है दूसरी उसके ऑपोजिट वाले होल्डर के अंदर। अब ये समझ लो कि हम ये क्यों रखते हैं, क्योंकि हमने बैलेंस करना होता है। तो या तो दो सैंपल्स वहां पड़े होंगे, आप एक यहां रख दोगे एक यहां रख दोगे, लेकिन अमूमन ऐसा नहीं होता, वो आपको टेस्ट कर रहे होते हैं, तो उन्होंने एक सैंपल रखा होता है, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर वाटर रखा होता है, उसी जितना सैंपल का वेट होता है ना, उसी वेट का। तो आपने उसको उसके ऑपोजिट रख देना होता है। वो पूछे क्यों रखा है, तो क्या बताना है कि टू बैलेंस बोथ, ठीक है। ये हमारे पास हो गया, हमने देख लिया, हमने ये रख दी। अब हम क्या करेंगे, हम इसको ऊपर से कर देंगे क्लोज। ये हमने क्लोज कर दिया। नीचे ये देखो, यहाँ क्या लिखा हुआ है, मिनट स्लैश सेकंड, मतलब यहाँ से टाइम सेट होगा ना, तो हमने जो भी वो टाइम वहां पर पे लिखा होगा ना, या वो बताएंगे हमें, हमने उस टाइम को सेट कर लेना है। हमने 5 मिनट कर लिया, 6 मिनट कर लिया, जितना भी वहां लिखा है, ठीक है, हमने कर लिया। उसके बाद ये क्या लिखा हुआ है, आरपीएम, ठीक है, मतलब रोटेशंस पर मिनट मल्टीप्लाई बाय 1000। मतलब क्या है, मतलब 3.6 का मतलब है 3600 रोटेशंस, 3.3 का मतलब है 3300 रोटेशंस, ठीक है। तो अब वहां जो भी आरपीएम लिखा हो, हम उसके मुताबिक सेट कर लेंगे। जैसे कि हमने 3 पे कर दिया, ठीक है, या हमने, उन्होंने 5 पे लिखा हुआ है तो हमने 5 पे कर दिया, मतलब 5000 आरपीएम। अब ये हो गया। अब हमने सिंपल इसको पुश करना है, ये स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और हमारा जो टाइमर है, वो जिस तरह माइक्रोवेव ओवन चलता है उस तरह वो जब बंद हो जाए तो आपने दोबारा पुश करके उसको ओपन कर लेना है, ठीक है। प्रिकॉशंस इसमें क्या क्या है सुन लो, वो भी वो पूछ लेते होते हैं। सबसे पहले तो सारों में बता देना होता है दैट हैंडल विद केयर। दूसरा, आपने प्रॉपरली लिड को बंद करना है। तीसरा, आपने बीच में लिड को ओपन नहीं करना। चौथा, आपने ट्यूब्स को बैलेंस करना है, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। ये सब हमने देख लिया रिलेटेड टू सेंट्रीफ्यूज मशीन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है माइक्रोपिपेट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, लाजमी आपको ये किसी ना, ये ब्लॉक 2 में भी है, ये ब्लॉक 3 का भी पार्ट है, तो आपको लाजमी किसी ब्लॉक में तो ये आना ही है। अभी देख लो, इस तरह से आपके पास पड़ा होता है माइक्रोपिपेट। जब आएगा, सबसे पहले तो आपने उसमें चेक कर लेना है कि इसकी रेंज क्या है। इसकी क्या रेंज है, 100 to 1000 माइक्रोलीटर। और 1 मिलीलीटर कितने माइक्रोलीटर के बराबर होता है, 1000। तो अगर 1 ml, वो वहां पे लिखा हो कि 1 ml आपने माइक्रोपिपेट के थ्रू ट्रांसफर करना है, तो मींस 1000 माइक्रोलीटर। और अगर लिखा हो 0.5 मिलीलीटर, तो मतलब 500 माइक्रोलीटर कन्वर्ट कर लेना है। अब इसको हमने ऑपरेट कैसे करना है, सबसे पहले तो यहां से हमने इसकी देख के कि इसकी रेंज क्या है, हमने एक अंदाजा लगा लेना है, अपनी कैलकुलेशन कर लेनी है,
ठीक हो गया। अब आपने यहां से इसको रोटेट करना है, तो देखो वैल्यूज बदल रही हैं। रोटेट करके जो वैल्यू का आपने अंदाजा लगाया, कैलकुलेशन की है, या अगर वहां पे डायरेक्ट ही माइक्रोलीटर में लिखी है तो आपने उसको सेट कर लिया, जैसे कि मैंने 500 पे कर लिया। अब इसको होल्ड कैसे करना है, इंपॉर्टेंट है। ये देखो कैसे होल्ड किया है। फिंगर्स जो है यहाँ पे, ये देखो, ये एक साइड पे ना यूं एक बना होता है, लाइक स्टैंड कह लो, ठीक है। उसमें मैंने अपनी फिंगर्स रख दी। अब वंस मैंने ऐसे फिंगर्स रख दी और मेरी फिंगर्स नेल्स किस तरफ है, डिस्प्ले की तरफ, ठीक है। तो ये आप देख लो आपने इसको होल्ड कैसे करना है। अब आपने इसको होल्ड करने के बाद क्या करना है, हम गलती क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि हम जनाब इसको डालते हैं अपनी ट्यूब के अंदर जिसके अंदर सैंपल दिया होता है, ठीक है, और उसके बाद प्रेस करते हैं। अब ये होती है सबसे बड़ी गलती, यहीं से एग्जामिनर को पता चल जाता है इसको नहीं आता कुछ। करना क्या होता है, आपने पहले ये करना है कि जो आपकी ये जो आपका माइक्रोपिपेट है, इसको पहले आपने प्रेस करना है अपने ट्यूब में डालने से पहले जिसमें सैंपल है। उसके बाद आपने इसको सैंपल के अंदर कैसे डिस्पर्स करना होता है, कंप्लीटली कि मतलब बिल्कुल अंदर चला जाए, ठीक है। ये ना हो कि वो आप छोड़ो तो वो आए ही ना प्रॉपरली। उसके बाद आपने उसको छोड़ना है। जब आप छोड़ोगे तो आपके अंदर देखो वो आपके जो उसकी कैप है उसके अंदर फिल हो गया। अब क्योंकि ट्रांसफर करना होता है तो एक और आपने ट्यूब लेनी है जो कि ब्लैंक होगी। इसको आपने रखना है, ठीक है, उसके अंदर, और जेंटली आराम से आपने इसको प्रेस कर देना है। अब क्या हुआ, आपका सारा का सारा जो आपने सैंपल था, जितनी क्वांटिटी में आपने लेना था, वो ट्रांसफर हो गया। एंड पे आपने एक और चीज याद रखनी, ये होता है इजेक्शन, ठीक है। यहां से आप करोगे तो ये आपकी इजेक्ट हो जाएगी जो आपने ऊपर इसके कैप लगाई हुई है। ठीक हो गया जी। तो दैट इज रिलेटेड टू माइक्रोपिपेट, लाजमी कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपनी माइक्रो लैब की तरफ। अब माइक्रो लैब के अंदर क्या होता है जी, माइक्रो लैब ऐसे आपके पास आएगी, आपने ना सबसे पहले तो वो आपको कहेंगे कि इसको ना ऑपरेट करके दिखाओ, ठीक है। अब आपने इसको ऑपरेट कैसे करना है, आपने इसके अंदर से अगर यहाँ पर हम देखें तो इसके अंदर यहाँ आपको नजर आ रहा है डिस्प्ले। ये क्या है, ये डिस्प्ले है। इसके अंदर चीजें लिखी होंगी, आपने सिलेक्ट कर लेना है मेजर विद प्रोग्राम मेथड। कर लिया। उसके बाद आपके पास ये एक ऐसा डिस्प्ले आ जाएगा। अब आप इसको प्लस माइनस से करोगे ना, तो आपके पास ये देखो अल्कलाइन मेथड आ गया, अल्कलाइन मेजर करने के लिए एसजीपीटी आ गया, इस तरह यूरिक एसिड मेजर करने के लिए आ गया। आपने जो भी सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के लिए आपने क्या करना है, इसको ई दबाकर एंटर कर देना है। अब या तो यूं इंटरफेस आ सकता है, या फिर सीधा सीधे सारे टेस्ट के नाम आ जाते हैं कुछ मशीन में और आपने वहां से सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर देना है। ठीक हो गया। आप अगली मूव कर जाओगे डिस्प्ले की तरफ। उसमें क्या होगा, उसमें आपके पास सारे करेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगे, वेवलेंथ, स्टैंडर्ड, टेम्परेचर, और भी जो जो आपको चीजें इसकी जो भी करेक्टरिस्टिक्स हैं, जो भी उसकी फिगर्स हैं, वो सारे लिखे आ जाएंगे। आपने क्या करना है, आपने इसको ओके कर देना है। आपने इसको कर दिया जब ओके, तो नेक्स्ट आपको वो कहेगा कि मैयर जीरो। अब क्या मतलब है मैयर जीरो का, मैयर जीरो हमने कैसे करना है देखते हैं। आपने यूं करना है कि आपने जो आपको सिंपल जो डिस्टिल्ड वाटर है वहां पे, एक ट्यूब में, वहां दो ट्यूब्स पड़ी होंगी, एक में डिस्टिल्ड वाटर होगा, एक में सैंपल होगा। आपने डिस्टिल्ड वाटर लेना है। लेने के बाद ये इस तरह से ना ऐसे स्टैंड में पड़ी होती है, वहां से उठा लिया। उसके बाद आपने इसको, ये जिस तरह से स्ट्रॉ लगा होता है ना, इसको इसके अंदर डाल देना है। ठीक है, ये क्या करता है, ये यहाँ से सैंपल ले लेता है उस चीज का। आपने इसको उसके अंदर कंप्लीटली देखो अंदर की तरफ अंदर हो गया, हो गया तो पीछे से बटन प्रेस करना है। यहां पर आपकी लोडिंग स्टार्ट हो जाएगी और देखो जीरो आ गया, जीरो लिखा आ गया ना। अब क्या आ रहा है, ऊपर लिखा मैयर सैंपल। अब आपने क्या करना है, जो वहां पे आपका सैंपल पड़ा होगा, आपने उस सैंपल को उठाना है। जस्ट फॉर एग्जांपल मेरे पास अभी सैंपल मौजूद तो नहीं है, लेकिन अगर मैं कोई भी ऐसे ट्यूब उठा लूं, जैसे एग्जांपल ये है, तो मैं उसी तरह से उसको डालूंगा अंदर और पीछे से बटन प्रेस कर दूंगा, तो मेरा सैंपल मेजर हो जाएगा और वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी। तो आपने इसको इसी तरह से परफॉर्म कर लेना है।
उसके बाद नेक्स्ट मशीन हमारे पास वाटर बाथ है। वाटर बाथ में आपको इसके पार्ट्स पता होने चाहिए, ठीक है। इसमें अमूमन देखो वो जो पिछली मशीन है ना, उसमें अमूमन वो आपसे पार्ट्स की जगह ना यही पूछ रहे होते हैं, जो उसके परफॉर्मेंस है। स्टिल आपके पार्ट्स आपने देख लेने हैं, ठीक है। इसके डायग्राम्स आपकी प्रैक्टिकल कॉपी में भी हैं, कुछ बहुत से पार्ट्स मैंने आपको बता भी दिए, ठीक है। आपने लेकिन ये जो वाटर बाथ है और इसके बाद हम हॉट एयर ओवन पढ़ेंगे, इसमें आपका ये इम्पोर्टेंटली जो है ना, इसमें यही आ रहा होता है जो कि पार्ट्स आइडेंटिफिकेशन है, या वो पार्ट्स के सिंपल नेम पूछ लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले ऊपर लिड होती है। लिड के बाद इसके अंदर यहाँ पर आपके पास ये देखो, ये इसका कंटेनर है, ठीक है। ये कंटेनर का फ्लोर है। इसके अंदर आपने क्या करना होता है, आपने इसके अंदर वाटर फिल करना होता है। वाटर फिल करने के बाद आप इसके अंदर ये जो भी आपने ट्यूब, आपका जो सैंपल है वो इस ट्यूब में डाल के स्टैंड में रख कर अंदर रख देना होता है। किस तरह की, ये जो सैंपल हो वो कंप्लीटली वाटर में डिस्पर्स होना चाहिए। रखने के बाद आपने वाटर लेवल एक लिमिट तक फिल कर दिया। फिल करने के बाद आपने इसकी लिड को बंद कर देना होता है, ठीक है। अब इसको आपने फर्दर कैसे चलाना है, कैसे ऑपरेट करना है, उसको देख लो। आपके पास नीचे की तरफ ना ये होता है कंट्रोल पैनल। इस कंट्रोल पैनल से आपने इसको ऑन कर लिया, यहां से मोड प्रेस करके आप उसका टेम्परेचर सेट कर सकते हो, देखो, ठीक है। उसके अलावा आप यहां से प्रेस करके इसका टाइम सेट कर सकते हो। तो इस तरह से आप टेम्परेचर और टाइम सेट करोगे, ठीक है जी, और ये आपका ऑन हो जाएगा, ठीक है। आप इसको ऑन कर दोगे, इसी तरह आपने ऑफ करके भी वहां दिखा देना है। और ये जो आपके पास लेफ्ट पे आपको नजर आ रही है, ये क्या है, ये सेफ्टी की होती है। तो इस तरह से आपने हमने इसके पार्ट्स देख लिए और इसकी छोटी सी थोड़ी सी परफॉर्मेंस भी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं हॉट एयर ओवन। हॉट एयर ओवन इतना बड़ा होता है कि अमूमन ये उन्होंने वहां पे रखा नहीं होता, ठीक है। ये उन्होंने लाइक इट्स अ साइज ऑफ अ मिनी फ्रिज, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे इसके पार्ट्स देख लो, कौन कौन से पार्ट्स हैं। ऑन ऑफ स्विच है, ठीक है। ये इसका कंट्रोल होता है, ठीक है। उसके अलावा अंदर की तरफ ये इसका हैंडल है बाहर, और अंदर की तरफ इसमें क्या क्या होता है, वर्किंग चैम्बर ये वाला, और स्टील ग्रिड लगी होती है, और पीछे की तरफ वर्किंग चैम्बर का फैन होता है। तो ये पार्ट्स आपको पता होने चाहिए। अब इसका एक और चीज, अगर ये पड़ा हो तो वो आपको कह सकते हैं कि अच्छा ये ओपन करके दिखाओ। वो आपने इसकी परफॉर्मेंस वगैरह कुछ नहीं कराएंगे, वो आपको कह सकते हैं इसको ओपन करके दिखाओ, क्योंकि इसका इसकी वैसे अगर परफॉर्मेंस आ जाए बहुत इजी होता है। डिस्प्ले के अंदर सारी चीजें लिखी होती हैं, आप डिस्प्ले से ही कर लेते हो, बट नहीं आएगी। आपको वो ये कह सकते हैं कि अच्छा इसका ओपन कैसे होता है डोर, ठीक है। तो इसके डोर को ओपन करने के लिए सीधा इसको नहीं खींचने लग जाना, पकड़ कर आपने लेफ्ट की तरफ मूव करना है और इसको ओपन कर लेना है, ठीक है। और बंद करने के लिए क्या करना है, बंद करने के लिए ऐसे प्रेस करते रहोगे नहीं होगा। इसको आपने क्या करना है, राइट की तरफ वापस करना है, तो ये बंद हो जाएगा, ठीक है। तो खोलना और बंद करना आना चाहिए। अब आ जाओ ये जो सारी मशीन्स हमने पढ़ी, इनके प्रिंसिपल्स और एडवांटेजेस की तरफ। अच्छा, ये साथ साथ समझ भी लेना, इस तरह मशीनरी की थोड़ी बहुत समझ भी आ जाएगी आपको। सेंट्रीफ्यूज मशीन क्या करती है, सेंट्रीफ्यूज में आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उससे क्या होता है, जो डेंसिटी मतलब जो डेंस पार्टिकल्स होते हैं, जो हैवियर पार्टिकल्स होते हैं, वो नीचे की तरफ सेटल कर जाते हैं और लाइटर पार्टिकल्स ऊपर की तरफ, ठीक है। तो separation of components is achieved based on their density difference using centrifugal force, causing heavy particles to move outward and lighter particles to remain towards the center, ठीक है। और जो heavier particles हैं वो फिर settle down कर जाते हैं, और जो lighter particles हैं वो ऊपर की तरफ आ जाते हैं। एडवांटेजेस क्या है, सबसे पहले तो रैपिड एंड एफिशिएंट सेपरेशन, किस किस चीज की, ब्लड कंपोनेंट्स, सेल फ्रैक्शंस मतलब जो सब सेलुलर ऑर्गेनेलिज होती हैं उसको हम कर सकते हैं, प्रेसिपिटेट्स को कर सकते हैं। इतना एडवांटेजेस मतलब बेसिक भी याद कर लोगे काफी है। सेपरेशन ऑफ ब्लड हो जाती है, सेल के कंपोनेंट्स की सेपरेशन हो जाती है। उसके अलावा इसमें क्या है कि इसका सिंपल है मेथड बहुत सारा, ठीक है। आप इसमें मल्टीपल सैंपल सिमल्टेनियसली प्रोसेस कर सकते हो, देखा था ना कितने सैंपल रख सकते हैं। और तीसरी के मैनुअल लेबर कम हो जाती है, बजाय कि आपने उसको मिक्स करना है, इसकी तरह की चीजें करनी है, तो वो इसी तरह हो जाएगा।
माइक्रोपिपेट में क्या होता है, माइक्रोपिपेट में जो प्रिंसिपल यूज होता है वो होता है पिस्टन डिस्प्लेसमेंट प्रिंसिपल। मतलब जब आप पिस्टन की मूवमेंट कराते हो तो उससे एक वैक्यूम क्रिएट होता है, जैसे हमने उसको पहले प्रेस किया था फिर डाला था ना फ्लूइड के अंदर सैंपल में, तो वैक्यूम क्रिएट होता है और उससे हम डिस्पर्स कर लेते हैं जो भी हमें अमाउंट चाहिए होती है वॉल्यूम लिक्विड की। अब इसका फायदा क्या है, पहली बात तो एक्यूरेट और प्रिसाइज मेजरमेंट्स हो जाती हैं, जो स्मॉल मेजरमेंट्स होती हैं, सैंपल की वेस्टेज नहीं होती और हैंडलिंग भी बड़ी इजी है। उसके बाद आ जाओ थर्ड, माइक्रो लैब। इसका प्रिंसिपल बियर लैम्बर्ट लॉ, ये पास्ट आ भी चुका है, इससे रिलेटेड अलग क्वेश्चन आ चुका है कि बताओ बियर लैम्बर्ट लॉ में क्या होता है। अब इसमें क्या होता है, आपने जो भी सॉल्यूशन के अंदर, फॉर एग्जांपल आपके पास एक सैंपल है, आपने देखना है उसमें यूरिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, ठीक है। तो जितनी अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब होगी ना, सॉल्यूशन एब्जॉर्ब करेगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उस सब्सटेंस की कंसंट्रेशन। तो अगर वो ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है लाइट को तो ज्यादा कंसंट्रेशन है। फॉर एग्जांपल हम यूरिक एसिड मेजर करें तो इट मीन यूरिक एसिड ज्यादा है, कम कर रहा है तो मीन यूरिक एसिड कम है। और ये माइक्रोलैब ऑटोमेटिकली कर लेती है। अब इससे होता क्या, इससे क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन हो जाती है, इससे रैपिड रिजल्ट्स आ जाते हैं हमारे पास, और ये नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड है। तो ये आपने इसके एडवांटेजेस और प्रिंसिपल्स देख लिए, और हमने जो जो मशीनरी देख ली थी उसको भी देख लेते हैं। हमारे पास था वाटर बाथ। वाटर बाथ में क्या होता है, वाटर बाथ में बेसिकली हमें कांस्टेंट हीट प्रोवाइड कर रहे होते हैं सैंपल्स को वाटर के थ्रू, एक कंट्रोल टेम्परेचर और एक यूनिफॉर्म या कांस्टेंट हीट प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। एडवांटेजेस क्या है, कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन रहता है, जेंटल हीटिंग होती है जिससे प्रोटीन डीजनेचरेशन नहीं होती, लिहाजा ये एंजाइम्स वगैरह के लिए फायदेमंद है। हॉट एयर ओवन जो है वो ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन के लिए होता है, वाटर बाथ वेट हीट है, हॉट एयर ओवन ड्राई हीट है। अब ये हम अमूमन क्यों यूज करते हैं, फॉर स्टेरिलाइजेशन, ठीक है। कोई ऐसा हमें सैंपल कोई चीज चाहिए हो पाउडर फॉर्म में जिसमें हम चाहते हो कि इस पाउडर के अंदर से मॉइस्चर सारा खत्म हो जाए, तो हम उसके लिए, ठीक है, या लॉन्ग स्टोरेज करनी हो हमने स्टेराइल आइटम्स की, तो भी हम उसे ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन कर लेते हैं उसकी हॉट एयर ओवन के थ्रू। अब एक और चीज है इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर जो चार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं वो माइग्रेट करते हैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, और उनका जो रेट ऑफ मूवमेंट होता है वो डिपेंड करता है उनके साइज और चार्ज पे। ये बायोकेम याद करो, एमडी कैट में भी पढ़ के आए हो, एफएससी में भी पढ़ के आए हो। उसके अंदर हमने ना वो पढ़ा था कि हम हमारे पास होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस का थोड़ा सा हमने कॉन्सेप्ट वहां पढ़ा हुआ है कि एक एनोड होता है एक कैथोड होता है, ठीक है। और उसके अंदर जब हम सोल्यूशन डालते हैं तो उसमें जो आयंस होते हैं, जो चार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो माइग्रेट करते हैं। सेम प्रिंसिपल पे ये भी वर्क करती है। ये फायदेमंद क्यों है, इससे हमारी सेपरेशन हो जाती है डीएनए आरएनए और प्रोटीन्स की, ठीक है। हम एनालाइज कर सकते हैं मिक्सचर्स को, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस दोनों कर सकते हैं। अब ये जो मैंने आपको लास्ट बताई ना इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है, ये जो हमने अभी देखी, अब आपको जेहन में आया होगा इसकी तो हमने परफॉर्मेंस भी नहीं की, बाकी की तो चलो की थी। इसकी आपके पास इस तरह का की जो होती है ना, होता है इसका अपरेटस। आपने करना क्या होता है भाई, अमूमन ना वहां पर ये कॉमन नहीं है एज सच, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आपने कर लेना है। अब इजी सा होता है, इसके अंदर इलेक्ट्रोड होगा, ठीक है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, वो पावर सप्लाई से कनेक्टेड होंगे, ठीक है। इसके अंदर आपने एक टैंक होता है जिसमें ऑलरेडी बफर सॉल्यूशन पड़ा होता है। आपने क्या करना होता है, अगर वो आपको परफॉर्मेंस के लिए दे दें तो माइक्रो पिपेट के थ्रू, परफॉर्मेंस मैंने बता दिया ना माइक्रो पिपेट के थ्रू, इस तरह से ऐसे वेल्स बने होते हैं, ठीक है। कैसे बने होंगे, इस तरह से, ये जो आपका कंटेनर होगा उसके अंदर इस तरह से छोटे छोटे से वेल्स बने होंगे। इसके अंदर आपने अपने सैंपल डाल देने हैं, ठीक है। आपने सैंपल यहाँ पे एक सैंपल डाला, उसके बाद पिपेट की कैप चेंज करनी है या वॉश करनी है, दूसरा डाल देना है, तीसरा डाल देना है, चौथा डाल देना है, और उसके बाद इसको सिंपली ऑन कर देना है। बस यही इसका काम है, ठीक है ना। तो ये इजी सा होता है, ये परफॉर्मेंस नहीं आती इसकी, आपसे वैसे इसका ऑपरेटर्स पूछ सकते हैं, ठीक है, उसकी लेबलिंग वगैरह पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हमारे पास है पेपर क्रोमेटोग्राफी। अब पेपर क्रोमेटोग्राफी के अंदर क्या होता है, सबसे पहले तो इसको समझ लो ना जरा। आपने एक पेपर लेना है, उस पेपर को आपने उस पेपर के ऊपर जो भी आपके पास सैंपल है
उसका निशान लगाना है। अब यहाँ पे तो 4 डिफरेंट सैंपल्स है ना, आपके वहां एक ही होगा। आपने उस पेपर के ऊपर नीचे जहां पर लाइन लगी होगी वहां पर आपने एक अपने सैंपल का ड्रॉप लगा देना, लगा दिया जो भी आपके पास सॉल्यूशन है। उसके बाद आपने उसको डिस्पर्स कर देना होता है उस तरह, इस तरह से क्लिप की मदद से, किसके अंदर, अब वो एक लिक्विड के अंदर। ये करके बस आपका काम खत्म। अब होगा क्या, फॉर एग्जाम्पल ये रेड ड्रॉप है, इस रेड ड्रॉप, ये रेड मिलके बना है ऑरेंज एंड येलो से। अब ये दोनों डिफरेंट कलर्स हैं, इनकी डिफरेंट माइग्रेशन होगी, इनकी जो स्पीड होगी ना ऊपर की तरफ मूवमेंट करने की, वो डिफरेंट होगी। तो जब आप इसको पानी में डिप करोगे तो वाटर ऊपर की तरफ मूव करेगा, क्यों? क्योंकि ये पेपर वाटर को सोक करता जाएगा स्लोली। अब वाटर का लेवल तो ये आप लेवल नहीं बढ़ा रहे, लेकिन ये वाटर को सोक करता जा रहा है, उसके साथ साथ ही ये आपकी चीजें भी ऊपर की तरफ मूव करेंगी। और इसके जो कंपोनेंट्स होंगे, कुछ कंपोनेंट्स ज्यादा स्पीड से मूव करेंगे, कुछ स्लोली मूव करेंगे। जैसे कि ये देखो, ग्रीन, डार्क ग्रीन था, वो किस किस से मिलके बना हुआ है? ब्लू से, ग्रीन से और येलो से। तो ब्लू तेजी से मूव कर रहा है, येलो स्लोली मूव कर रहा है, तो सेपरेशन हो गई, हो रही है ना सेपरेशन। यहां पर देखो, यहाँ पे ज्यादा क्लियर है। तो इस तरह से हमारे पास हम पेपर क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म करते हैं। अब इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर हमारे पास इसका प्रिंसिपल भी यही है, ठीक है, आपके पास इसके एक्सप्लेनेशन भी यही है। आपके पास पेपर होता है जो कि जिसको हम कहते हैं स्टेशनरी फेज, और वो कौन सा होता है? सेलुलर पेपर। आप उस पर स्मॉल ड्रॉप लगा लेते हो उसकी बेस के करीब। उसके बाद लिक्विड होता है जिसको हम कहते हैं मोबाइल फेज, ठीक है, जिसमें हमने इसको एब्जॉर्ब करना है। वो क्या हो सकता है? अल्कोहल हो सकता है या वाटर। उसके बाद मूवमेंट होती है, जो मैं आपको बता चुका हूँ कि वो मिक्सचर को साथ लेती जाती है। और उसके बाद क्या हो जाती है? सेपरेशन होने लग जाती है, जिस तरह से हमने देख लिया। अब हमारे पास आ जाता है हमारा नेक्स्ट पोर्शन, जो कि है जॉन्डिस से रिलेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट है। अमूमन ये होता है, एक स्टेशन में इक्विपमेंट आ जाता है, एक स्टेशन में ये आ जाता है। तो अब हमने क्या करना है, जॉन्डिस के अंदर क्या क्या चीजें देखनी है, आओ देखते जाते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास इसकी ना 3 टाइप्स होती हैं, प्री हिपैटिक, हिपैटिक और पोस्ट हिपैटिक। प्री हिपैटिक का क्या मतलब है? मतलब ये है कि लिवर में मसला नहीं है, लिवर से पीछे कहीं मसला है। जैसे हिमोलाइटिक जॉन्डिस, मतलब कि आपके आरबीसीज जो हैं वो ब्रेक डाउन कर रहे हैं, उसकी वजह से जो है वो बिलिरुबिन बहुत ज्यादा बन रही है। तो लिवर का मसला नहीं है, कोई और मसला है, उसकी वजह से प्री हिपैटिक, मतलब कि लिवर से पहले हिपैटिक जॉन्डिस, जिसको हिपैटोसेलुलर जॉन्डिस कह सकते हैं, मतलब लिवर में मसला है। जैसे कि आपको पता है हेपेटाइटिस बी में हो जाता है, ठीक है। उसके बाद पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस, मतलब के जो लिवर से आगे की तरफ जो पैसेज है, मतलब इसकी दूसरे नाम से ही समझ आ जाएगी, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, मतलब कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गई है, लिवर सही काम कर रहा है, पीछे भी सब सही चल रहा है, लेकिन ऑब्स्ट्रक्शन आ गई है, और जो लिवर फिल्टर कर रहा है वो चीजें आगे की तरफ मूव नहीं कर रही। अब ना इसकी आपको अमूमन क्या आता है कि इसकी ना रिपोर्ट आ जाती है, और वो कहते हैं कि अच्छा बताओ जॉन्डिस है इसको कि नहीं है तो कौन सी टाइप है। उसके लिए आपको क्या आना चाहिए? आपको नॉर्मल वैल्यूज आनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने आपको नॉर्मल वैल्यूज प्रोवाइड कर दी हैं। आप इसको पॉज करो और इनको अच्छी तरह रटा मार लो। ओके हो गया। उसके बाद हमने नेक्स्ट देखना है हमारे पास, ये जो आपका, हमने कैसे आइडेंटिफाई करना है कि जॉन्डिस है या नहीं है, और ये कैसे आइडेंटिफाई करना है कि प्री हिपैटिक है या पोस्ट हिपैटिक है। तो आओ देखते हैं। सबसे पहले तो ये देखो, यहाँ पे ये कंपोनेंट्स आपने याद पहले करके आगे चलना है, नहीं करोगे तो अगली मेरी बातें समझ नहीं आएंगी। हमने क्या देखा था? टोटल बिलिरुबिन, अनकॉन्जुगेटेड और कॉन्जुगेटेड। नॉर्मल वैल्यूज आपको आती होंगी। आपने देख लेना है कि क्या इनके अंदर इंक्रीज है। ठीक है। अब ऑब्वियसली जॉन्डिस है तो इंक्रीज तो होगा टोटल बिलिरुबिन में, लेकिन याद रखना है प्री हिपैटिक के अंदर स्लाइट इंक्रीज होगा, हिपैटिक में मॉडरेट होगा, और पोस्ट हिपैटिक में मार्क्ड इंक्रीज होगा। पहली बात। दूसरी बात, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन सेम पैटर्न जो टोटल बिलिरुबिन का था, प्री हिपैटिक में स्लाइट होगा या चेंज नहीं होगा, हिपैटिक में मॉडरेट और पोस्ट हिपैटिक में मार्क्ड। जबकि जो अनकॉन्जुगेटेड है उसका उल्टा हिसाब है।
प्री हिपैटिक के अंदर मार्क्ड इंक्रीज होगा। आप जरा ये ना बात समझ लो, यहाँ पर आपका लिवर क्या करता है, लिवर अनकॉन्जुगेटेड जो आपके होते हैं ना बिलिरुबिन, उसको कॉन्जुगेटेड में कन्वर्ट करता है, उसके बाद आगे की तरफ उसको एक्सक्रीट करता है। तो देखो अगर तो प्री हिपैटिक में मसला है तो इट मींस के लिवर से पहले मसला है, तो अनकॉन्जुगेटेड बढ़ेगा। समझ आ रही है ना। और अगर लिवर के अंदर मसला है, ठीक है, ये लिवर के आगे मसला हो रहा है, तो क्या बढ़ेगा, तो कॉन्जुगेटेड बढ़ेगा। समझ आ रही है ना, क्योंकि लिवर का काम है कॉन्जुगेशन करना। अच्छा, तो अनकॉन्जुगेटेड में उल्टा हिसाब होता है। लेकिन ये तो आप कहेंगे कि अब हमें कैसे पता कि ये इंक्रीज, हमें तो पता है इंक्रीज हो रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये वैल्यू थी 1.2, अब 1.5 आ गया, 1.6 आ गया, तो क्या हम अंदाजा लगाएं कि ये कितना जो है वो मॉडरेट इंक्रीज किया है या वो स्लाइट इंक्रीज किया है। आप ना सिंपल इसको ये आपके पास आ गया ना, उससे आपने अंदाजा लगा लेना है इसको है तो जॉन्डिस। फर्दर आइडेंटिफाई करने का बहुत आसान हल ये है कि एएलपी और एएसटी देख लो। अगर तो एएलटी और एएसटी हाई हैं तो इट मींस हिपैटिक है, क्योंकि प्री हिपैटिक में भी ये नॉर्मल होते हैं, पोस्ट हिपैटिक में भी ये तकरीबन नॉर्मल ही होते हैं। ठीक है, हिपैटिक के अंदर ये हाई होते हैं। तो अगर तो आपको ये हाई नजर आ जाए एएलटी और एएसटी, मतलब आपने पहले आइडेंटिफाई कर लिया जॉन्डिस है, इंक्रीज देख लिया आपने, टोटल बिलिरुबिन कॉन्जुगेटेड अनकॉन्जुगेटेड इंक्रीज है, लेकिन आपको ऐसा वहां से समझ नहीं आया कि कौन सी टाइप है, तो दूसरा हाल क्या, एएलटी और एएसटी देख लिया, अगर वो ज्यादा है तो हिपैटिक। ओके, अगर एएलपी बहुत ज्यादा है तो पोस्ट हिपैटिक, क्योंकि बाकी में नॉर्मल या स्लाइड सा होता है। स्लाइड का क्या मतलब है, पॉइंट्स में फर्क आ रहा है। अच्छा, अगर तो यूरिन बिलिरुबिन एब्सेंट है, अब ये चीज देख लो, ये देखो जरा, क्या देखो, आपके पास आपने देख लिया जॉन्डिस है, आपने देखा कि अच्छा जॉन्डिस है, एएलटी और एएसटी नॉर्मल है, मतलब कि हिपैटिक नहीं है, एएलपी भी नॉर्मल है, मतलब के पोस्ट हिपैटिक भी नहीं है, तो इट मींस आप थर्ड चीज देखोगे यूरिन बिलिरुबिन। अच्छा, यूरिन बिलिरुबिन एब्सेंट है, तो ये सिर्फ किस में होती है, प्री हिपैटिक में, तो आप बता दोगे प्री हिपैटिक। तो एक, दो और तीन, इन चीजों से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। उसके अलावा यूरोबिलिनोजिन भी है, ये प्री हिपैटिक में इंक्रीज होती है, जबकि बाकी में डिक्रीज या एब्सेंट मतलब नॉर्मल होती है। ठीक है, तो इस तरह से आपने जॉन्डिस और जॉन्डिस की टाइप उनको आइडेंटिफाई कर देंगे, यही चीज वो पूछ रहे होते हैं। उसके अलावा वो आपसे ना इसमें कुछ चीजों की परफॉर्मेंस पूछ लेते हैं, इसका ना वो पूछ लेते हैं कि अच्छा एलएफटीज कैसे मेजर करोगे। ओके, उसके लिए आपने क्या करना होता है, आपको सबसे पहले तो ये एस्टिमेशन ऑफ बिलिरुबिन है, उसके अलावा एएलटी की एस्टिमेशन है, एएलपी की एस्टिमेशन है, एएसटी की एस्टिमेशन है। ठीक है, आपने ये चारों जो है ना, ये चारों को आपने वीडियो पॉज करके आराम से एक बार रीड कर लेना है, क्योंकि इसके अंदर आपने लगाना है रट्टा। ठीक है, आपने इसके प्रिंसिपल को, इसके रिएजेंट्स को, इसके प्रोसीजर को याद कर लेना है। ये अमूमन आते नहीं है। ठीक है, आपकी जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने आपको अच्छे से करा दी, लेकिन ये सच इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टिल पढ़ लेना इसको। उसके अलावा ना यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बता दूं, थ्योरी के अंदर आपने पढ़ा होगा कि कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन क्यों इंक्रीज करता है, अनकॉन्जुगेटेड क्यों इंक्रीज करता है, जॉन्डिस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है ना, उसको अपनी थ्योरी से लाजमी कर लेना, इसके साथ वो अमूमन वो भी पूछ लेते होते हैं। ओके, तो ये मैं आगे की तरफ मूव कर रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाओ। ठीक है, तकरीबन सब में सेम ही चीज हो रही होती है, करना इन सबको आपने माइक्रो लैब से ही है। इसके अंदर आपने बस अमाउंट याद करनी है, रिएजेंट का नाम याद करना है, और प्रिंसिपल में आपने याद करना है कि हम किस चीज को रिएक्ट कर रहे हैं। बेसिकली होता ये है कि हमने कलर्ड कम्प्लेक्स बनाना होता है, तो उसके लिए हम उस सब्सटेंस को, फॉर एग्जांपल एएलटी मेजर करना है, उसको किसी से रिएक्ट कराते हैं। फिर जैसे एएलटी को हम कन्वर्ट कर, एएलटी जो है वो क्या करता है, एलेनाइन को पायरुवेट में कन्वर्ट कर देता है, तो हम एलेनाइन को लेंगे और उसके अंदर एएलटी ऐड करेंगे, तो एलेनिन पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर ये हम फर्दर रिएक्ट कराएंगे डीएनपीएच के साथ, तो कलर्ड कम्प्लेक्स बन जाएगा, जिसको हम एक स्पेसिफिक वेवलेंथ पे मेजर कर लेंगे। तो वेवलेंथ याद कर लेनी है। ठीक है, उसके अलावा आपको इसके प्रोसीजर के अंदर अमाउंट्स पता होनी चाहिए और रिएजेंट्स पता होने चाहिए। ठीक है, थर्ड वन इज एस्टिमेशन ऑफ एएलपी,
एंड फोर्थ वन इज एस्टिमेशन ऑफ AST, कैलकुलेशन इन सब की तकरीबन सेम है। अच्छा जी, ये हमारे पास हो गया। लास्ट हमने इसमें एक चीज देखनी है, ऑर्गेनेल आइसोलेशन। अब आपने अगर ऑर्गेनेलिज को स्टडी करना है, सेल के अंदर जो सब सेलुलर उसके पार्ट्स हैं, तो आपने उसके अंदर से उनको एक्सट्रैक्ट करना है, उनको अलग करना है। कैसे करोगे? इसके 3 स्टेप्स होते हैं। नंबर 1, एक्सट्रैक्शन, मतलब आप एक टिश्यू ऑब्टेन करोगे ना, जिसके आपने सेल्स लेने हैं। दूसरा, होमोजेनाइजेशन, आप उस टिश्यू को होमोजेनाइज करोगे, एक होमोजिनेट बनाओगे, मतलब उनके सेल्स को आप ब्रोक करोगे, ठीक है, लाइक ऐसे उस टिश्यू को आप ब्रेक डाउन कर दोगे स्मॉलर पार्ट्स में, वेरी स्मॉल पार्ट्स में। उसके बाद थर्ड और इम्पॉर्टेंट, सेंट्रीफ्यूगेशन, आपने उसको स्पिन करना है, आहिस्ता आहिस्ता स्पीड बढ़ाते जानी है। जैसे सबसे पहले ये मैंने ले लिया, ठीक है, मैंने होमोजेनाइज किया उसको, लाइक छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन किया। उसके बाद मैंने उसको फिल्टर कर लिया। ये फिल्टर होमोजेनेट के सैंपल को मैंने जो है वो क्या किया, स्पिन किया। अब इसके अंदर जस्ट एग्जांपल मैंने 1000 रोटेशंस रखी, ठीक है, पर मिनट। अब मैं इनको जो है वो करूंगा, और उसके बाद इसमें जो मेरे नीचे कुछ चीज होगी जो नीचे बैठ जाएगी, और कुछ चीज ऊपर की तरफ आ जाएगी। ऊपर वाली चीज को मैं आगे रोटेट कर दूंगा, और नीचे वाली जो चीज, जो डेंसर चीज होगी, वो मेरे पास ऑब्टेन हो जाएगी। जैसे पहले मैं किया ना, तो जो आपके पास 2 लेयर्स बन जाएंगे, एक निचली लेयर, एक ऊपर वाली लेयर। ऊपर वाली लेयर को आप अगली ट्यूब में ट्रांसफर कर दोगे, और निचली वाली लेयर में देखो फर्स्ट आप करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, न्यूक्लियर पैलेट। उसके बाद आप दोबारा उसे स्पिन करोगे इंक्रीज स्पीड पे। अब जो नेक्स्ट पैलेट बनेगा निचला, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम्स आ जाएंगे। फिर ऊपर वाले को नेक्स्ट, ऊपर वाला जो होता है उसको सुपरनेटेड कहते हैं, नीचे वाले को पैलेट कहते हैं। तो सुपरनेटेड को नेक्स्ट में आप ट्रांसफर करते जाओगे, अनटिल आपके पास के साइटोसोल ही रह जाए, सिंपल, पैलेट आना ही खत्म हो जाए। ठीक हो गया जी। तो इस तरह से हम ऑर्गेनेल्स की आइसोलेशन करते हैं। इसमें जो हम टेक्निक यूज कर रहे हैं वो डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन है। हमने पढ़ा साइज और मास की बेस पे हम उनको सेपरेट करते हैं, इंक्रीजिंग लाइक फोर्स को बढ़ाते बढ़ाते, और हैवियर पार्टिकल्स पहले नीचे बैठ जाते हैं, लाइटर लेटर बैठते हैं। वही बात है, ये इसका प्रिंसिपल हो गया। एप्लीकेशंस देख लो, हम ऑर्गेनेल्स आइसोलेट कर सकते हैं, प्रोटीन की करेक्टराइजेशन कर सकते हैं, प्रोटीन की ट्रांसलोकेशन के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। सो दैट इज ऑल रिलेटेड टू बायोकेमिकल बायोकेमिस्ट्री प्रैक्टिकल्स। इससे अलावा आपको इंशाल्लाह ताला कुछ भी नहीं आएगा। ये आपने कर लिया तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो गई है। थैंक यू वेरी मच।